गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आज की कक्षा में हमारा नया टॉपिक संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है वो प्रॉपर पूरी तरह से केंद्रित अमेरिका की विदेश नीति पर है, जिसमें हम सभी इस अध्याय के अंतर्गत अमेरिका की विदेश नीति के आधारभूत तत्व, उसके उद्देश्य, उसकी जो विशेषताएं हैं, सभी का हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हुए अंत में इसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरी तरह से अमेरिकी विदेश नीति पर केंद्रित हमारा अध्याय है, जिसको हम आज से हम डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। देखिए, विश्व में जो प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र, विश्व शक्ति यहाँ के विश्व के प्रत्येक मामलों में जिसका हस्तक्षेप हो, बिना उसकी सहमति, बिना उसके इंटरफेयर के ऐसा कोई मामला न हो जिसमें अमेरिका का कोई कदम या अमेरिका के द्वारा कोई उसमें अपनी भूमिका न हो। इसलिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं तो हमें प्रमुख तौर से अमेरिका का भी ध्यान रखना होता है। और हम देखेंगे कि अमेरिका अपनी विदेश नीति, जिन फाउंडेशन के आधार पर उस विदेश नीति का निर्माण हुआ है, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या उसकी विशेषता है, ये सब हम इस अध्याय में देखेंगे। तो देखें, शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि अमेरिका की जो विदेश नीति है वो एक प्रकार से प्रतियोगी उद्देश्यों और दबावों का एक प्रकार का दर्पण है। मतलब कॉम्पिटिटिव उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके जो उद्देश्य हैं, टारगेट है, या फिर समझ सकते हैं कि उद्देश्यों और दबावों का एक ऐसा दर्पण है जिसमें वह अपने हित, अपने राष्ट्रीय स्वार्थ और अव्यवहारिक आदर्शवाद का ऐसा विचित्र मिश्रण दिखाई देता है जो केवल अमेरिकी विदेश नीति में ही हमें दिखाई देता है, स्पष्ट होता है। अमेरिका के लोगों की ये विशेषता है कि वे अपनी सभ्यता को, अपनी वो समस्या को संपूर्ण मानव समुदाय की समस्या समझ लेते हैं। अमेरिकी लोग ये मान के समझते हैं कि अगर इनकी कोई व्यक्तिगत, मतलब अपने देश के तौर पे कोई समस्या हो तो वो समझते हैं कि ये तो संपूर्ण मानव समुदाय की समस्या है। क्योंकि आपने सभी ने मिलकर शीत युद्ध देखा, पढ़ा, समझा। आपको पता है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या थी, फिर जो आइजनहोवर देखिए आप, ये जो भी प्रेसिडेंट हुए सब ये समझते थे कि विश्व में जहाँ कहीं भी कुछ भी होता है तो ये माना जाएगा कि ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है और अमेरिका उस पर अपना जो भी उपयुक्त कदम होगा वो उस पर अपना कदम उठाएगा। तो ये अमेरिकी लोगों की ऐसी परंपरा रही है, ऐसे उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि वे अपनी समस्या को संपूर्ण विश्व की समस्या को मानते हुए अपना जो निर्धारण है या विदेश नीति में अपना जो कदम है वो उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में अस्पष्ट होते हुए भी अमेरिका के लोग सदैव ये समझ लेते हैं कि वे सन्मार्ग पर हैं। ठीक है, मतलब यह समझें कि कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, समस्याएं हो, स्पष्ट हो कि न हो, लेकिन अमेरिकी लोग ये मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारा कदम उपयुक्त है, हमारा कदम आदर्श है, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसके साथ विश्व के सभी देशों की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये जो प्रवृत्ति है लगभग यूँ समझे कि जॉर्ज वाशिंगटन जब प्रेसिडेंट बने थे तब से कंटिन्यू ये ऐसे चली आ रही है। अब अमेरिकन इंडियन के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सभी लोग, जो मूल लोग हैं वहाँ के, इनके अतिरिक्त अमेरिका में सभी लोग बाहर से आए हुए एक प्रकार से आगत जातियाँ हैं। मतलब आप समझेंगे कि जितने भी जो श्वेत लोग हैं वो सब यूरोप से आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका भी उपनिवेश रहा हुआ है यूरोपीय शक्तियों का। तो जितने भी श्वेत लोग हैं ये सब बाहर से आए हुए हैं। मूल तो वहाँ के सिर्फ अमेरिकन इंडियन लोग हैं, ठीक है, जो रेड इंडियन के नाम से इस प्रकार की जो वहाँ पे प्रजाति है, जो वही लोग प्रॉपर वहाँ के हैं। दूसरे सभी लोग बाहर से आए हुए हैं और उनमें सबसे ज़्यादा विशाल संख्या किसकी है? यूरोप की है। यूरोप से ज़्यादा लोग वहाँ आए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के समय वे अब भी उस पुराने महाद्वीप से घृणा और प्रेम करते हैं कि जब भी ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या बनती है, तनाव बनता है,
तो आज भी वो अपने मूलतः यूरोप से पूरी तरह से वो मतलब नज़दीक भी हैं तो दूर भी हैं। अब जिनसे वो नाता तोड़ चुके, जिनका काफ़ी समय निकल चुका है, फिर भी वो उससे नज़दीक और दूरी बनाए रखते हैं। यूरोप न केवल अपनी सभ्यता की मातृभूमि है, वरन उनके अनुयायियों का लगभग आधा भाग वहीं पर बसता है। मतलब यूरोप की आधी प्रजातियाँ वह अमेरिका में निवास करती है। अब देखो, इसमें ऐसा कहा जाता है इसके लिए कि जब कभी यूरोप के विनाश का भय होता है तो अमेरिकी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जब भी यूरोप पे संकट आता है तो अमेरिकी लोग चौकन्ने हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। और जब कभी यूरोप पर इस प्रकार का संकट आता है तो अमेरिका में भी भारी राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता है। अमेरिका में भी संघर्ष की स्थितियाँ बन जाती हैं। यही कारण है कि आज भी ये कहा जाता है कि अमेरिकी लोग हैं वो पश्चिम की ओर मुँह करके जन्म लेते हैं। मतलब जन्म से ही उनका पश्चिम की तरफ लगाव बना रहता है। तो आज भी वो उस यूरोप से बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए आप देखें कि जब भी कोई भी यूरोपीय विवाद हो, यूरोपीय संकट हो, तो अमेरिका तुरंत आ खड़ा होता है। ऐसी कोई समस्या हो तो तुरंत अमेरिका वहाँ आता है। अमेरिका ये समझता है कि हमारे यहाँ पूछते नहीं हक है, उसी प्रकार से अपने यहाँ पर नज़दीकता और अपनी यहाँ पर जो समीपता है उसको स्पष्ट करता है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि किस प्रकार से एक ये जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो किस प्रकार से किन समस्याओं को और किस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर ये जो अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है, उसका संबंध में सामान्य परिचय के बारे में समझा। अब हम देखते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति के जो आधारभूत निर्माण के जो आधारभूत तत्व हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि यूएस फॉरेन पॉलिसी के जो बेसिक फैक्टर्स हैं जिनसे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट करते हैं, वो क्या क्या है समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका की जो विदेश नीति है वो वहाँ के निवासियों के चरित्र और उनकी महत्वाकांक्षाओं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया एवं वहाँ के राष्ट्रपति और कांग्रेस के सिद्ध प्रभाव पर पूरी तरह से आधारित है। पहले क्या बताया मैंने, वहाँ के निवासियों का चरित्र, ठीक है, मतलब अमेरिकन लोगों का, फिर उनकी जो महत्वाकांक्षा है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जहाँ भी पैदा होती है तो उनके प्रति अमेरिकियों की क्या राय है, तथा वहाँ के जो प्रेसिडेंट और जो वहाँ की कांग्रेस है, इनका सबका हमें मिला जुला असर वहाँ की विदेश नीति पर दिखाई देता है। अमेरिका की जो विदेश नीति वो किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों, सुरक्षात्मक तनाव, मानवीय स्रोत, जनसंख्या, वैदेशिक मामलों में कुशलता, राष्ट्रीय लक्ष्य और हित, सब कुछ इन पे डिपेंड है, उसी पर आधारित है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व हैं जिसका हम एक एक करके अभी स्पष्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं भौगोलिक स्थिति कि अमेरिका की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, भू अवस्थिति है, वो किस प्रकार की है, वो समझते हैं। देखिए, अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के बारे में एक फ्रेंच राजदूत ने एक कथन कहा था कि ये जो देश है वो ऐसा भाग्यशाली देश है, कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ऐसा भाग्यशाली देश है कि उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमा निर्बल पड़ोसी बसते हैं। मतलब इसके उत्तर की तरफ, अमेरिका के उत्तर की तरफ और अमेरिका के दक्षिण की तरफ इसके जो पड़ोसी हैं वो कमज़ोर पड़ोसी हैं। ताकतवर शक्तिशाली कोई देश नहीं है जो अमेरिका को चुनौती दे सके। निर्बल पड़ोसी बसते हैं। पूर्व और पश्चिम में क्या है, मछलियाँ। अब समझो आप, जो ये जो पूर्व और पश्चिम का जो महासागरीय तट वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पैदा होती है। और आपको पता है आज के समय में किसी भी देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा कोई भूमिका होती है तो वो प्राकृतिक संसाधनों की है। और जो प्राय जो देश हैं, ये जो अमेरिका और अमेरिका के जितने भी पड़ोसी देश, ये सब इस पर निर्भर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की जो भू अवस्थिति है वो इस प्रकार की है कि उसको शक्तिशाली होने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा चुनौती उससे पैदा होती है जो समकक्ष हो। समकक्ष नहीं हो तो वो क्या चुनौती पैदा करेगा। इसलिए इस देश के उत्तर और दक्षिण में कमजोर राज्य निवास करते हैं, वो अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं, ठीक है। और दूसरी पूर्व पश्चिम के जो उसका समुद्र है वहाँ पर देखते हैं तो बहुत ही प्राकृतिक संसाधन संपन्न, वहाँ पर मछलियाँ के जाते, सब कुछ प्राकृतिक संसाधन से उससे जुड़ा हुआ मान लिया जाता है। तो इस वजह से ये बहुत देश है जो बहुत भाग्यशाली है, जो इसके शक्तिशाली होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका बहुत भाग्यशाली है। उसके पास प्राकृतिक साधनों का विपुल भंडार है। जो उसकी जो भूभाग क्षेत्र है वहाँ पर भी उसके प्राकृतिक साधनों का बहुत ही अथाह भंडार है।
इस भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका की विश्व में वाणिज्य और व्यापार में आशा से भी अधिक वृद्धि हुई। मतलब ये जो इसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, वो अवस्थिति है, उसी के आधार पर अमेरिका की विश्व में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसमें भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमेरिका की आधारभूत नीतियाँ उसकी भौगोलिक स्थिति और पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है। जलवायु, पहाड़, नदियों ने राष्ट्र के विकास और एकता में बाधा बिल्कुल नहीं पहुँचाई। इसलिए समझ सकते हैं कि अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति है ये इसको बहुत ही एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने में महत्वपूर्ण योग देती है, जो शायद ही विश्व के किसी भी देश के पास इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। इसलिए हम समझते हैं कि किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली बनने के लिए भौगोलिक स्थिति उस पर बहुत कुछ निर्भर करती है। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति को हमने समझा। दूसरा देखते हैं कि दूसरा ऐसा क्या तत्व है जो अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व के और भी जाना जाता है, वो है प्राकृतिक संसाधन। देखिए, यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता शक्ति का एक तत्व है तो अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है। कोई भी देश के लिए आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी चीज़ है, और जब तक आत्मनिर्भर नहीं है तो वो एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं कहा जा सकता, कि उसको पता है कि संकट के समय में कभी भी ऐसी समस्या आ जाए तो मुझे दूसरे देशों से कुछ मंगवानी पड़ेगी जिससे मैं मेरी आवश्यकता पूरी कर सकूँ। इसलिए आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। आत्मनिर्भर होने के बाद ही आप विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में सामने आ सकते हो। जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो तो आप शक्तिशाली नहीं बन सकते। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का जो जो भूभाग है, जो क्षेत्र है, जो अमेरिका स्वयं है, ये ऐसा कैसे कई चुनौतियां इनका सामना खुद कर सकता है, तो उसका प्रमुख तत्व है कि वो एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है। ठीक है, वहाँ पर खाद्य उत्पाद जो कभी समस्या थी, आज अमेरिका दुनिया के देशों को खाद्य जो सामग्री है वो निर्यात करता है। तो समझ सकते हैं कि एक प्राकृतिक साधन या किसी राज्य की जो आंतरिक मांग होती है वो अगर पूर्ण कर सकता है तो वो राज्य पूरी तरह से एक शक्तिशाली राष्ट्र की ओर बनने में अग्रसर है। तो प्राकृतिक संसाधन या साधन एक किसी राष्ट्र की विदेश नीति के आधारभूत तत्वों में भी भूमिका अदा करता है। तीसरा हम देखते हैं सुरक्षात्मक शक्ति। सुरक्षात्मक शक्ति किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देखिए, निर्भरता सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। मतलब कमजोरी है या कमजोर हो, वो कोई उसके लिए सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। उन नीतियों की अपेक्षा जो उच्च आदर्शों और ऊंची आशाओं पर आधारित होती है, शक्ति नीतियां अधिक सफल होती हैं। अमेरिका के लोगों का जो विचार है कि विदेश नीति को सैन्य कार्यक्रम द्वारा सहायता मिलती रहनी चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो सैन्य कार्यक्रम में सैनिक से संबंधित जो भी उसमें सुरक्षा कार्यक्रम है उसमें पूरी तरह से आबद्ध है और राष्ट्र को सुरक्षित रखने में वो किसी प्रकार से कुछ समझौता नहीं कर सकता। इसलिए जो उसकी विदेश नीति का जो है पहले सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। अगला है मानवीय स्रोत। अब क्योंकि मानव एक संसाधन माना जाता है, मानव है उसको एक संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो आप समझिए कि औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में बहुत ऊंचा है। मतलब एक सामान्य अपन एवरेज अमेरिकी जो मजदूर हैं उनका जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो अगर गैर पश्चिमी देश यानी तीसरी दुनिया के देश या जो भी यूरोपीय देशों से बाहर के जो देश हैं उनके श्रमिकों की तुलना करें तो वहाँ पर बहुत ऊंचा है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण हाथ है। क्वालिटी पर जोर देने वाली नीति है, न कि क्वांटिटी पर जोर देने वाली है। आई बात समझ में। इसलिए वो मानव को एक संसाधन मानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपयोगी गुणवत्ता में विश्वास करता है, मात्रा में विश्वास नहीं करता है। ये अमेरिका की नीति हमेशा से रही है। अगला है गृह नीति और दबाव बोध। देखिए, गृह नीति और दबाव बोध का अमेरिका की विदेश नीति पर जबरदस्त तरीके से प्रभाव रहा है। अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उनकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो चाहकर भी उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि अमेरिका में प्रेशर ग्रुप बहुत हावी है। प्रेशर ग्रुप के आगे उनको झुकना पड़ता है।
अमेरिका की जो फिलिस्तीन संबंधी नीति है वो अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। मतलब आप समझते हैं इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, इजराइल का पूरा समर्थन अमेरिका का है। तो आप समझते हैं कि जो अमेरिका ने फिलिस्तीन के संबंध में जो नीति बनाई थी तो उसमें ये कहा कि जो यहूदी लोग हैं, यहूदियों की जो माइनॉरिटीज़ में है, इनकी जो मांग है उनको ध्यान में रखकर ही ये बनाई गई थी। तो ये आप समझते हैं ये किसका आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ग्रुप और वहाँ की जो गृह नीति उसी का आधार पर धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं और दूसरे सामाजिक संगठन में विदेश नीति अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करते हैं। वहाँ के जो छोटे छोटे व्यापारिक समूह हैं, सामाजिक समूह हैं, रिलीजियस ग्रुप हैं, ये सब एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर अमेरिका के कांग्रेस में, वहाँ के दोनों हाउस हैं, सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पर जिस प्रकार के बिल पारित होते हैं या कोई ट्रीटी है उसके संबंध में कोई भी होता है तो उसमें बहुत बड़ी लॉबिंग करते हैं, ज़बरदस्त तरीके से लॉबिंग होती है और फिर सरकार को उनके समर्थन में जो भी जिस प्रकार का परिवर्तन करना है, कानून बनाना है, वो उनको अति आवश्यक हो जाता है। अगला है संवैधानिक बंधन। देखिए, जनतंत्रात्मक और संघीय प्रणाली वाले राष्ट्र होने के कारण अमेरिका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है। एक तो जनतंत्रात्मक और संघीय प्रणाली वाला होने के कारण, क्योंकि अमेरिका एक मतलब फेडरेशन कंट्री है, लोकतांत्रिक है, तो इस वजह से उसको अमेरिका की जो विदेश नीति है उसको कई प्रकार के संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है। कुछ भी जो भी संविधान से जुड़ा हुआ ऐसे जो समस्याएं होती हैं उनका तो उसका सामना करना पड़ता है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार केंद्र सरकार के हाथों को जकड़ रखा है। राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो उसको युद्ध और संधि आदि निर्णयों के लिए सीनेट का अंकुश लगा रखा है। मतलब वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के नाते सर्वोच्च शक्ति, ज़्यादातर शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति सब कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पर संविधान में इस प्रकार के उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं कि अगर वो किसी देश के साथ युद्ध करता है तो 1 महीने के लिए वो वहाँ पर अपनी सेना भेज सकता है, लेकिन 1 महीने के भीतर वहाँ से उस युद्ध के प्रस्ताव को या संधि को वहाँ की कांग्रेस में से पास करवाना पड़ता है। वहाँ की संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस से वो पारित करवाना पड़ता है, तभी वो आगे कंटिन्यू रह पाता है। तो ऐसे समझते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा किसी देश के साथ संधि हुई है, समझौता हुआ है, युद्ध संबंधी है, ऐसे कोई ऐतिहासिक निर्णय लेने होते हैं तो वो बिना कांग्रेस की सहमति से नहीं हो पाते, वहाँ पर उसका पूरा नियंत्रण लगा रहता है। इसलिए कह सकते हैं कि अमेरिका की में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो एक प्रकार के कंट्रोल और बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन वाली है, जिसमें कांग्रेस और प्रेसिडेंट को मेंटेन करते हुए ये अपना काम करती है। अगला है दलगत सहयोग। इन अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर करता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई अनुभव होती हैं, जबकि राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता है जिसका कांग्रेस में बहुमत होता है। मतलब देखिए, आपको पता है वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, वहाँ पे दो वाम पार्टी सिस्टम है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि द्विदलीय व्यवस्था है वहाँ पर। अब यहाँ पे ये होता है, समस्या इस प्रकार की होती है, कई बार सहयोग हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। क्योंकि जब विदेश नीति का निर्माण किया जाता है तो उसमें जो पार्टी होती है तो उनमें प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की जो पार्टी है, मतलब जैसे माना कि सपोज दैट आप मानिए कि राष्ट्रपति है रिपब्लिकन का, लेकिन कांग्रेस में मेजोरिटी है डेमोक्रेटिक की, तो फिर सहयोग और प्रशासनिक समन्वय में बहुत कुछ दिक्कत आती है। तो उस समय फिर सहयोग होगा नहीं होगा, समन्वय होगा नहीं होगा, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसलिए विदेश नीति के संचालन में उसमें और भी ज़्यादा कठिनाई हो जाती है जब राष्ट्रपति किसी अन्य दल का हो और कांग्रेस में किसी अन्य दल का बहुमत होता हो, तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। समान होते हैं तो तुरंत फटाफट डिसीजन ले लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये समस्या होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके निर्धारण में वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ की सुरक्षात्मक शक्ति, मानवीय स्रोत, गृह नीति और दबाव बोर्ड, संवैधानिक बंधन, दलगत सहयोग, ये सभी उसमें महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाते हुए उस नीति को एक तौर पे निर्धारित करते हैं, निर्धारित तत्वों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, अब देखें जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की विदेश नीति के साथ साथ आप देखते हैं कि CTBT, व्यापक परमाणु परीक्षण विशेष संधि के
भविष्य को एक बड़ा झटका उस समय लगा जब रिपब्लिकन के वर्चस्व वाले अमेरिकी सीनेट ने इसका अनुमोदन नहीं किया। अब मैंने आपको बताया था दलगत सहयोग वाली बात कि राष्ट्रपति किसी दल का है, कांग्रेस में किसी दल का किसी और अन्य दल का बहुमत होता है। तो जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे तो उस समय जो उन्होंने CTBT को पारित करवाने के लिए उसमें बहुत बड़ा झटका लगा कि बिल क्लिंटन थे वो डेमोक्रेटिक के थे, लेकिन जो वहाँ के जो उच्च सदन है सीनेट, वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी का वर्चस्व था, तो इसलिए वहाँ उसका अनुमोदन नहीं हो पाया। तो कई बार ऐसी समस्या होती है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से उसके देश के हित, राष्ट्र हित सर्वोच्च होते हैं, तो उसको समन्वय संतुलन बैठा के काम कर लिया जाता है। तो ये आज हमने देखे संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के कुछ आधारभूत तत्व हैं कि इन्हीं आधारभूत तत्वों के आधार पर उसकी विदेश नीति के निर्माण में योगदान रहता है।